हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 5.0 बाई राजू में। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस मेंस 2022 के सामान्य हिंदी के पेपर का, जो कि आज की डेट 27/9/2022 को संपन्न हुआ है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस पेपर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सामान्य हिंदी 2022, जिसके लिए अधिकतम निर्धारित अंक जो है वो 150 अंक है और निर्धारित समय है वो है 3 घंटे। यानी कि आपको 3 घंटे में इस पूरे पेपर को हल करके देना है। यहाँ पे पेपर हल करने से पहले कुछ प्रिकॉशन भी दी हुई हैं। आइए चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है, उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ें। नंबर 1 पॉइंट है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्न आपको करने हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। नंबर 2, प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के अंत में जितने भी अंक का जो क्वेश्चन है उसके सामने उसके अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। 20 का है, 10 का है या 5 का है। नंबर 3 इम्पोर्टेंट, पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रश्न के उत्तर के साथ अपना अथवा अन्य किसी का नाम, पता एवं अनुक्रमांक ना लिखें। आवश्यक होने पर का, खा, गा का उल्लेख करें। यानी कि इस प्रश्न पत्र में आपसे एप्लीकेशन भी लिखने के लिए जो प्रार्थना पत्र है वो मांगा है, उसमें अपना जो विवरण है उसका उल्लेख कदापि भी ना करें। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे वही प्रिकॉशन इंग्लिश में दे रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है गद्यांश की। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक गद्यांश दे रखा है, इसको देख के आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसका आंसर देना है। नंबर 1 क्वेश्चन है, का प्रस्तुत गद्य का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो गद्यांश दे रखा है इसका जो भावार्थ है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। नंबर खा, राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या होता है। इसमें क्वेश्चन जनरेट होता है कि राजनीति की भाषा है उसका लक्ष्य क्या होता है, उसको आपको 5 नंबर में ये क्वेश्चन है, इसका आपको अपनी भाषा में उत्तर देना है इस गद्यांश के अनुसार। नंबर 3 उपर्युक्त गद्यांश को रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो पंक्तियाँ रेखांकित है ना, उन पंक्तियों को आपको व्याख्या करनी है। सेम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है राजनीति के ऊपर, यानी कि नंबर 2, भारत में अपना समाजशास्त्र रचने की आवश्यकता है। पश्चिम का समाजशास्त्र जिस मानव केंद्रित सामाजिक और उसकी आधारभूत क्षमता की बात करता है वह किंचित अपर्याप्त है। इसके आधार पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, इसके भी आपको आंसर देने हैं। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 दे रखा है, उपर्युक्त गद्यांश के उचित शीर्षक दीजिए। यानी कि आपको इस गद्यांश का जो शीर्षक है वो आपको बताना है। नंबर खा, नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों है। यानी कि भारत में जो नया समाजशास्त्र है उसको डेवलप करने की आवश्यकता, यानी कि उसको रचने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसके लिए आपको आंसर इसका देना पड़ेगा। नंबर गा, उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। यानी कि संक्षेप में इस गद्यांश का आपको अर्थ लिखना है। आइए चलिए हम व्याकरण को विद एनालिसिस के साथ देखते हैं। नंबर 3 का, यहाँ पे दे रखा है, अधिसूचना किसे कहते हैं। हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई, इसका उपर्युक्त प्रारूप तैयार कीजिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पे अधिसूचना की। अधिसूचना होती क्या है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्ति या आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित करना अधिसूचना कहलाता है। एक बार और बता देता हूँ आपको, सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्ति या आम जनता के लिए अधिसूचना यानी कि राजपत्र में प्रकाशित करना अधिसूचना कहलाता है। इसके आधार पर आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और एक आपको प्रारूप तैयार करके यहाँ पे लिख के देना है। नंबर 2 इसका खा पार्ट दे रखा है, परिपत्र किसे कहते हैं। जिला अधिकारी की ओर से जिले के सभी ग्राम प्रधानों के लिए सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखने के लिए परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। यहाँ पे परिपत्र की बात आती है, तो परिपत्र होता क्या है। परिपत्र की डेफिनेशन जान लेते हैं हम। जिन पत्रों के माध्यम से सूचनाओं और आदेशों को प्रसारित किया जाता है परिपत्र कहलाते हैं। यानी कि फिर से सुनिएगा एक बार, जिन पत्रों के माध्यम से सूचनाओं और आदेशों को प्रसारित किया जाता है परिपत्र कहलाते हैं। आई बात समझ में।
आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखनी है परिपत्र की, और जिला अधिकारी की ओर से, यानी कि जिला अधिकारी, मान लीजिए आप एक जिला अधिकारी हैं तो सभी ग्राम प्रधानों के लिए एक परिपत्र लिखना है, उसका प्रारूप आपको यहाँ पे लिख के देना है कि आप किस प्रकार उसको लिखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के यहाँ पे हैं। नंबर चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखिए, यानी कि इन शब्दों को आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे दे रखा है विपन्न, विपन्न का विलोम होता है संपन्न, यानी कि नंबर फर्स्ट जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा, संपन्न। महत्ता, यानी कि महत्व को काफ़ी बड़ा, यानी कि इसका विलोम होगा लघुता। स्तुति करने योग्य, यानी कि इसका जो विलोम होगा वो होगा हे, क्या होगा, हे। सद्भाव, इसका होगा दुर्भाव। नंबर 4 है विरल, विरल का क्या होता है, सरल नहीं होता कभी, क्या होता है इसका, सुलभ। और शीर्ष, तल, यानी कि कोई ऊपर है कोई नीचे, तल। समष्टि, अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा समष्टि व्यष्टि, इसका होगा व्यष्टि। अपराधी, अनपराधी, यानी कि अपराधी क्या होगा, अनपराधी। अवशेष, निःशेष, यानी कि कोई उसका कुछ है नहीं अस्तित्व। एकत्र, एकत्र का क्या होगा, एकत्र मानी इकट्ठा करना, और विकीर्ण में फैलाना, स्केलेटेशन। नंबर 5 है का, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को निर्देशित कीजिए, यानी कि आपको इसके उपसर्ग बताने हैं। यहाँ पे पहला शब्द दे रखा है देव, क्या दे रखा है यहाँ पे, नहीं, बात करते हैं यहाँ पे उपसर्गों की। तो यहाँ पहला शब्द दे रखा है उद्ग्रीव, उद्ग्रीव, यानी कि उद्ग्रीव का अर्थ क्या है, जिसकी गर्दन ऊपर उठी हो, क्या कहलाता है वो, उद्ग्रीव। जिसमें उपसर्ग क्या होगा, उत, उपसर्ग क्या होगा उद्ग्रीव का, उत। नंबर 2 यहाँ पे है शब्द दुर्दशा, दुर्दशा, दुर्दशा मतलब कि उपसर्ग इसमें क्या है, इसमें दुर, क्या है, दुर। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है तुम्हारी बुरी आदतों की वजह से ये हालत हुई है, यानी कि ये दुर्दशा हुई है। नंबर 3 है इसमें निम्नलिखित, निम्नलिखित, निम्नलिखित का अर्थ क्या होता है, यानी कि निम्नलिखित का मतलब है मुंदा हुआ है, बंद किया हुआ। इसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा नी, नी। निम्नलिखित का मतलब है मुंदा हुआ है, बंद किया हुआ, यानी कि किसी की आंखें बंद हैं तो क्या होगा, निम्नलिखित। यहाँ पे अगला दे रखा है निश्चल, निश्चल में क्या होगा उपसर्ग निस, क्या होगा उपसर्ग निस। आई बात समझ में। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है खा, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को अलग कीजिए, यानी कि पहला शब्द दे रखा है यहाँ पे देव। तो देव में जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा, देव में प्रत्यय होगा आ प्लस दिव, क्या होगा इसमें मूल शब्द, दिव होगा मूल शब्द और आ होगा इसमें प्रत्यय। अगला यहाँ पे शब्द दे रखा है पूज्य, पूज्य में क्या होगा, या तो होगा प्रत्यय, या शब्द क्या होगा प्रत्यय, या अक्षर होगा प्रत्यय, और यहाँ पे पूज होगा मूल शब्द। पूज में क्या होगा, पूज होगा मूल शब्द और या अक्षर होगा प्रत्यय। यहाँ पे अगला दे रखा है कौनते, कौनते मतलब कि यहाँ पे इसका प्रत्यय होगा ए, जिसमें जो प्रत्यय लगाए वो लगाए ए, और जिसका मूल शब्द होगा इसमें वो होगा कुंती, क्या होगा मूल शब्द इसमें, कुंती। आपको अलग अलग ये इसको करना है। यहाँ पे अगला शब्द रखा पौराणिक, पौराणिक में क्या होगा प्रत्यय एक, क्या होगा प्रत्यय एक, और इसमें जो मूल शब्द होगा वो होगा पुराण, क्या होगा मूल शब्द आपका पुराण। अगला दे रखा है इसमें 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे दे रखा है जिससे जुड़ा या मिला ना हो, अपना पेट भरने वाला, जिस पर विश्वास किया गया है, जिसको रोकना कठिन हो, तैरकर पार करने की इच्छा वाला। तो यहाँ पे अपना पेट भरने वाला क्या होगा, स्वार्थी, अपना पेट भरने वाला क्या होगा, स्वार्थी। जिस पर विश्वास किया गया हो, यानी कि क्या कहलाता है, जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वासी में विश्वस्त, क्या होगा विश्वस्त। जिसको रोकना कठिन हो, यानी कि दुर्निवरण, दुर्निवरण, जिसको रोकना कठिन हो। नंबर 5 यहाँ पे तैरकर पार करने की इच्छा वाला, यानी कि जो तैरकर पार करने की इच्छा वाला। तो यहाँ पे जो शब्द होगा इसके लिए वो होगा तीर्तिसु, तीर्तिसु। फिर से देख लीजिए आप, क्या होगा तीर्तिसु। आया बात समझ में। नंबर आगे क्वेश्चन दे रखा है आपका 7 का निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आप आसानी से इन वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। कक्षा छोटे क्लासों से आप इन ऐसे वाक्यों को देखते आए होंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों में ऐसे वाक्यों को आपने शुद्ध किया होगा। आप इसको आसानी से इजीली आप इसको हल कर सकते हैं।
निम्नलिखित यानी कि इसका अगला क्वेश्चन है खा, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी में संशोधन कीजिए। यानी कि आपको इन वर्तनी में संशोधन करना है। अनुसुईया, जहाँ तक मेरा सही है ना, अनुसैया यानी कि एक मात्रा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बहिर्गमन, क्या होगा, बहिर्गमन। बहिर्गमन में यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, यहाँ पे एक डंडा नहीं है बा के बाद, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक डंडा होना चाहिए, बहिर्गमन। ऐसे माध्यान, माध्यान, यहाँ पे क्या होगा, माध्यान में थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है, या के बाद नाम है, तो यहाँ पे इसको आपको वर्तनी शुद्ध करनी है। प्रज्वल यानी कि पूरा जा होना चाहिए। केशांगनी, ये इसको आप आसानी से इन शब्दों को शुद्ध कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दे रखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर का इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि आप छोटे क्लास से यानी कि 6 से लेकर 12 और आगे भी जो भी पढ़े होंगे, आप बीए में हिंदी ली होगी, एमए में हिंदी ली होगी, फिर भी आप इन शब्दों को पढ़ते आए होंगे। तो यहाँ पे दे रखा है चूहे के नाम से नगाड़ा नहीं बनता। चूहे के नाम से नगाड़ा नहीं बनता, इसका क्या होगा, सीमित संसाधन। क्या होगा इसका अर्थ, सीमित संसाधन। सीमित संसाधन से आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, इसका अर्थ ही होगा। नंबर 2 दे रखा है यहाँ पे, खोटे के बल बछड़ा कूदे। यानी कि कुछ लोग आपने आपसे मोहल्ले में देखे होंगे कि दूसरे के ऊपर कूदते हैं, यानी कि हमें दूसरे के ऊपर कूदना कभी नहीं चाहिए। इसी का मतलब है दूसरे के बल पर बछड़ा कूदे। ऐसे एग्जाम्पल हमें विभिन्न गाँव शहरों में देखने को मिल जाते हैं। नंबर 3 है यहाँ पर, दाल भात में मसूर चंद। दाल भात में मसूर चंद यानी कि आपने देखा होगा जब दो लोगों के बीच में आपसे कोई बहस हो रही होगी, लड़ाई हो रही होगी, कोई तीसरा आके उसमें दखलंदाजी कर देता है, तो उसी में एक निकल के आती है एक लोकोक्ति, दाल भात में मसूर चंद आ गया, ये तीसरा वाला। नंबर 4 है यहाँ पे, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। यानी कि दूसरे धन पर कब्जा दिखाना, यानी कि दूसरे को धन को अपना समझना, कि समझ रहा है कि ये मेरे दादाजी की संपत्ति है, यानी कि मेरे जो परिवार में है वो मेरी खुद की संपत्ति है, उस पर अपना कब्जा दिखाना, वो कहलाता है पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। यानी कि मतलब है कि जो खुद की संपत्ति उस पर ही अपना कब्जा दिखाइए, ना कि किसी दूसरे की संपत्ति पर। नंबर 5 है, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। यानी कि कह रहे हैं उचित अनुचित की कोई पहचान ना होना, यानी कि एक लकड़ी से सभी को हाँक देना, कोई हमें पहचान ही नहीं है कि किससे हमें किस लहजे में बात करनी है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है। इसलिए यहाँ पे इसका अर्थ आएगा एक ही लकड़ी को सबको हाँकना, यानी कि उचित अनुचित की पहचान ना होना। नंबर 6, अदगल गगरी छलकत जाए। यानी कि आधा ज्ञान हमेशा हमें डुबो के रखता है, यानी कि कभी ना कभी हमें डुबो देगा। यानी कि सीमित ज्ञान वाला जो व्यक्ति है वो उछलता बहुत है, यानी कि उसको जरा सा भी ज्ञान हुआ नहीं, उछलने लगता है कि मुझे ये पता है, मैं इसका मेंस दे चुका हूँ, ये वो तरह तरह की बड़ी बातें करता है वो। इसका मतलब होगा अदगल गगरी छलकत जाए। नंबर 7 है, लहू से पसीना आना। लहू से आंसू पीना, सॉरी, लहू से यानी कि कोई क्रोधवश, किसी को क्रोध आ रहा है तो क्या कर रहा है, क्रोधवश उसको सहन कर रहा है, तो इसका मतलब होगा लहू के आंसू पीना, यानी कि घूंट भर के पी जाना। नंबर 8 है, सॉरी, मीठी छुरी चलाना। यानी कि मीठी मीठी बात करके किसी को अपनी बातों में फंसाना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई। एक मैंने कोशिश की है कि पूरा एनालिसिस वीडियो के माध्यम से इस पेपर का किया है। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।